मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एग्जाम पॉइंट पे और यह आपका एग्जाम पॉइंट तीसरा है। इसके पहले हम लोगों ने 2 एग्जाम पॉइंट पढ़ लिए थे जूलॉजी सब्जेक्ट से, जो झारखंड में टीचर के लिए, चाहे बिहार के टीचर के लिए, चाहे यूपी के टीचर के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला का यह हिस्सा जो आपको देख रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित है और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और कोई भी परीक्षा होती है, अभी देखिए जो पेपर हुआ है झारखंड में 29 तारीख को जो पेपर था, माफ करिएगा 31 तारीख को जो पेपर था, कल यानी कल जो पेपर हुआ था, उस पेपर में हमारे एग्जाम पॉइंट से आपके कम से कम 30 प्रश्न आए हुए थे, जबकि अलग अलग एग्जाम पॉइंट से। एग्जाम पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, अतः आप जरूर देखें, अपने मित्रों तक शेयर करें। चलिए, और भी अब एग्जाम पॉइंट आपकी बननी बाकी हैं, लेकिन जितनी एग्जाम पॉइंट है उसे आप देखते रहिए और एग्जाम पॉइंट बना करके हम आपको शेयर करते रहेंगे। तो कल हम लोगों ने एग्जाम पॉइंट नंबर 2 पे चर्चा की थी, जिसमें हमने पोरीफेरा के बारे में डिस्कस किया था। आप सबको याद होगा, अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा। आज हम लोगों को चर्चा करना है किसके बारे में, तो आज हम लोगों को जो चर्चा करना है वह चर्चा करना है यहाँ पे कोलेंट्रेटा के बारे में। किसके बारे में? कोलेंट्रेटा, जिसे कुछ लोग सिलेंट्रेटा पढ़ते हैं, कुछ लोग नाइडेरिया कहते हैं, तो कोलेंट्रेटा के बारे में चर्चा करना है। तो हम इसको जूम करते हैं और स्टार्ट करते हैं आपका आज का पहला क्वेश्चन, जो आपके लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण है। चलिए, कोलेंट्रेटा के बारे में बताइए। पहला प्रश्न आपको बताना है कोलेंट्रेटा का। यहाँ पे पहली एग्जाम पॉइंट यानी कोलेंट्रेटा की फंजिया एक इसका सदस्य है, जिसका साधारण नाम कुकुरमुत्ता कोरल है। मैंने आपको एक अलग से पूरा पीडीएफ कराया था जब हम कोरल आपको पढ़ा रहे थे, तो उस समय हमने आपसे कराया था। तो कुकुरमुत्ता कोरल इसे कहा जाता है, या इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मशरूम कोरल के नाम से भी जानते हैं। लाल कोरल का दूसरा नाम क्या होता है? कोरेलियम होता है। ये सब मैच कराने के लिए आते हैं। लाल कोरल का जो दूसरा नाम होता है कोरेलियम होता है। मस्तिष्क कोरल का जो है मेएंड्रेना होता है, तथा आर्गन पाइप कोरल का नाम क्या होता है? ट्यूबिपोरा को कहते हैं। आर्गन पाइप कोरल को क्या कहते हैं? ट्यूबिपोरा कहा जाता है। सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं में शरीर के कई रूप देखे जाते हैं। सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं में शरीर के कई रूप देखे जाते हैं, जिसे बहुरूपता कहते हैं। सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं में शरीर के कई रूप देखे जाते हैं, जिसे बहुरूपता कहते हैं। ये मुख्यतः 2 रूपों में होता है, पालिप और मेडूसा। कह रहा है कि इसके कई अलग अलग रूप होते हैं, जिसमें से 2 आपका महत्वपूर्ण है, मतलब यहाँ पे दिए गए हैं। एक का नाम पालिप है, दूसरे का नाम क्या है? मेडूसा है। क्या है? मेडूसा है। अब आगे बढ़ते हैं। ओबिलिया तीसरा पॉइंट है आपका। ओबिलिया में मेटाजेनेसिस होता है। मेटाजेनेसिस पाया जाता है। मेटाजेनेसिस मतलब होता है, आगे दिया गया है, इसे पीढ़ी एकांतरण कहते हैं, यानी अलैंगिक से लैंगिक का विकास और लैंगिक से अलैंगिक का विकास आगे मिलेगा। सिलेंट्रेटा संघ के कुछ जंतुओं में अलैंगिक तथा लैंगिक 2 अवस्थाओं में जीवन चक्र पीढ़ी एकांतरण होता रहता है, इसे मेटाजेनेसिस कहते हैं। सामान्यतः यह वर्ग हाइड्रोजोआ, याद रखिएगा, क्लास हाइड्रोजोआ के जंतुओं जैसे कि ओबिलिया आदि में मेटाजेनेसिस की घटना देखने को मिलती है। सिलेंट्रेटा संघ के कुछ जंतुओं में बहुरूपता पाई जाती है और इसके दो जो हैं मुख्य रूप पालिप और मेडूसा होते हैं। कह रहा बहुरूपता पाई जाती है, इसके 2 रूप क्या होते हैं? पालिप और मेडूसा होते हैं। पालिप, अब यहाँ से ध्यान से देखिए, पालिप अलैंगिक जनन द्वारा मेडूसा को जन्म देता है और मेडूसा लैंगिक जनन के द्वारा पालिप को जन्म देता है और इस प्रकार से निर्माण करता है। इस प्रकार इसे पीढ़ी एकांतरण या मेटाजेनेसिस कहते हैं। संघ निडेरिया या सिलेंट्रेटा के प्राणियों में त्रिज्यता या अरी सम्मित पाई जाती है तथा इसके शरीर संगठन ऊतकी स्तर का होता है। इसके अंगों का विकास नहीं होता है। आरेलिया में 3 लार्वा अवस्था प्लेनुला, स्काइफीस्टोमा तथा इफायरा होता है। 3 लार्वा अवस्था पाई जाती है, प्लेनुला, स्काइफीस्टोमा तथा इफायरा अवस्था होती है। ओबिलिया में केवल प्लेनुला लार्वा अवस्था होती है। ओबिलिया में केवल प्लेनुला लार्वा अवस्था पाई जाती है। आरेलिया अर्थात जेलीफिश संघ नाइडेरिया का एक सदस्य है। आरेलिया अर्थात जेलीफिश संघ नाइडेरिया का एक सदस्य है।
इसके उत्तल अर्थात अपछत्री एवं अधःछत्री देहभित्त के बीच में चपटी जठरवाहिनी गुहा पाई जाती है। यह एक बड़ी केंद्रीय जठरवाहिनी शरीर के किनारे किनारे स्थित होती है। स्थित संकरी वृत्ताकार नलिका तथा इन दोनों को जोड़ने वाली निश्चित त्रिज्याओं पर स्थित 16 जिसमें 8 शाखित 16 होती हैं, जिसमें 8 शाखित होती हैं, 8 अशाखित अरी नलिकाओं में बंटी होती हैं। शेष भागों में दोनों सतहों की भित्ति में समेकित होने के कारण गुहा नहीं होती। इस प्रकार हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इस प्रकार जठर वाहिनी गुहा एक जटिल जल परिवहन तंत्र का निर्माण करती है, जिससे होकर समुद्री जलधारा एक निश्चित दिशा में निश्चित क्षेत्र की तरफ बहती रहती है। प्रवाल भित्ति जो है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई विशेष प्रकार की संरचना होती है, जिसे गर्म या छिछले समुद्र में बनती है। कह रहा प्रवाल भित्ति जो है गर्म या छिछले समुद्र में बनती हैं और यह कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई एक संरचना होती है। इसका निर्माण मुख्य रूप से विशेष प्रकार के सिलेंट्रेटा जंतुओं द्वारा होता है। ये एंथोजोआ वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इन्हें कोरल कहते हैं और ये कई प्रकार के होते हैं। इन्हें कोरल कहा जाता है, कई प्रकार के होते हैं। तटीय प्रवाल भित्तियां ये ज्वालामुखी द्वीपों के तटों पर रहते हैं। तटीय प्रवाल भित्तियां ये ज्वालामुखी के द्वीपों पर रहते हैं, तटों पर रहते हैं। प्रवाल रोधिका ये किनारों से दूर बनते हैं। प्रवाल द्वीप वलय ये लेगून के चारों तरफ बनते हैं। इन सबका नाम आपको याद रखना है। अगली पॉइंट आपकी जो महत्वपूर्ण है यहाँ पे पॉइंट नंबर 7, वह आपको बताना है कि साइनिया संघ सिलेंट्रेटा का स्काइफोजोआ परिवार से है, जबकि अन्य एंथोजोआ से संबंधित। ये मान लीजिए आपका प्रश्न के आधार पे दिया गया है, ठीक है। फीताक्रिम जोंक तथा मादा मच्छर परजीवी होते हैं, परंतु समुद्री एनीमोन एक सहभोजी होता है जो कि गैस्ट्रोपोडा मोलस्का के खाली पड़े खोलों पे रहता है, जिसमें हर्मिट क्रैब रहते हैं। अतः ये हर्मिट क्रैब के साथ सहजीवी संबंध बनाता है। इसमें एक को लाभ होता है, सहजीवी संबंध में एक को लाभ होता है, दूसरे को न लाभ होता है न हानि होती है। ऐसी कंडीशन को सहजीवी संबंध कहा जाता है। पुनर्जनन 2 प्रकार का होता है। पुनर्जनन यानी रीजनरेशन 2 प्रकार का होता है, अभिरूपांतरण और मार्फोलेक्सिस। अभिरूपांतरण जब शरीर का कोई भाग फिर से उत्पन्न हो जाता है उसे अभिरूपांतरण कहते हैं। और दूसरा हिस्सा है जिसका नाम क्या है, मार्फोलेक्सिस। जब एक छोटे से भाग से संपूर्ण जीव का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं, मार्फोलेक्सिस कहते हैं। जैसे कि हाइड्रा में, स्पंज में आदि में होता है। हाइड्रा में बहुत सी कोशिकाएं आपस में मिलकर एक समान कार्य करने के लिए व्यवस्थित होती हैं। अतः शरीर संगठन बहुकोशिकीय स्तर अर्थात ऊतक स्तर का, बहुकोशिकीय स्तर से ऊपर यानी अर्थात ऊतक स्तर का होता है। हाइड्रा में अध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाओं का एक तंत्रिका जाल होता है। हाइड्रा में अध्रुवीय कोशिकाओं का एक तंत्रिका जाल होता है जो कि अल्प विकसित तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। इसमें मस्तिष्क नहीं होता है जो कि नियंत्रण का कार्य कर सके। ओविलिया कॉलोनी में मेड्यूसा परिकला या पेरिसार्क से आवृत नहीं होता है। ओविलिया में 3 तरह के सदस्य होते हैं। पहला, पॉलिप या हाइड्रेंथ अवस्था अलैंगिक होती है। ब्लास्टोस्टाइल तथा तीसरी अवस्था है मेड्यूसा अलैंगिक अवस्था। सभी अवस्थाएं दुगुणित होती हैं। पॉलिप में अलैंगिक जनन द्वारा मेड्यूसा बनता है। तथा मेड्यूसा में लैंगिक जनन द्वारा पॉलिप बनता है। हाइड्रेक्टिनिया एक सिलेंट्रेटा है। इसकी कॉलोनी में विभिन्न प्रकार के पॉलिप सदस्य पाए जाते हैं, जैसे कि गैस्ट्रोजॉइट्स, डेक्टेलोजॉइट, टेंटोक्लोजॉइट्स, स्क्लेरोजॉइट्स और गोनोजॉइट्स। ये जो हैं अलग अलग प्रकार के यहाँ पे सदस्य पाए जाते हैं, इसीलिए इसे बहुरूपी प्राणी कहते हैं। सिलेंट्रेटा संघ को 3 वर्गों में बांटा गया है।
सिलेंट्रेटा संघ को 3 वर्गों में बांटा गया है। हाइड्रोजोआ में, स्काइफोजोआ में, एंथोजोआ और एक्टिनोजोआ के अंतर्गत इसे बांटा गया है। एक्टिनोजोआ को 3 उपवर्गों में बांटा गया है। पहला, एक्टिनोजोआ को 3 उपवर्गों में बांटा गया है, ऑक्टोकोरेलिया, हेक्साकोरेलिया और ट्यूबुलेटा। यूट्रिसिना जोएंथस तथा एडवर्सिया को उपवर्ग हेक्साकोरेलिया में सम्मिलित किया जाता है। दंशिका की उपस्थिति सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं के विशेष लक्षण हैं। ए नीडोसाइट तथा नीडोब्लास्ट नामक विशेष कोशिका से उत्पन्न कोशिकांग होते हैं। इसमें हेप्नोटॉक्सिन नामक जहरीला तरल पाया जाता है जो प्रोटीन तथा फिनॉल का मिश्रण होता है। नीडोब्लास्ट के स्वतंत्र छोर पर एक नुमा संरचना होती है जिसमें कांटे लगे रहते हैं। दंश प्रवर्ध कहलाता है। निमेटोसिस्ट की सहायता से ही हाइड्रा अपने शिकार को पकड़ता है और अपनी सुरक्षा करता है। ओविलिया के मेडूसा की एपिडर्मिस स्तर में लिथोसाइट नामक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ओविलिया के मेडूसा की एपिडर्मिस स्तर में लिथोसाइट नामक कोशिकाएं पाई जाती हैं जो स्टेटोलिथ या आटोलिथ नामक पदार्थ स्रावित करती हैं। एक कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं तथा संतुलन का कार्य करते हैं। ओविलिया सिलेंट्रेटा संघ का जंतु है। इस संघ के जंतुओं में अल्प विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है जिससे स्टेटोसिस्ट नामक संतुलन अंग पाए जाते हैं। ओविलिया कॉलोनी में पाया जाने वाला सिनोसार्क एक नलिका के समान जीव प्रक्रिया शाखाएं हैं जो कॉलोनी में पॉलिप्स को आपस में जोड़ने का कार्य करती हैं। अगला, ओविलिया की पेरिसार्क एक्टोडर्म द्वारा स्रावित काइटिन की परत है। ओविलिया संघ सिलेंट्रेटा के अंतर्गत वर्ग हाइड्रोजोआ में शामिल एक बहुरूपी जंतु है जिसकी कॉलोनी में कई प्रकार के सदस्य होते हैं। इसमें पॉलिप भोजन ग्रहण करने का कार्य करता है। प्लेनुला लार्वा सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया संघ के कुछ जंतुओं प्लेनुला लार्वा सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया संघ के कुछ जंतुओं के बीच जीवन चक्र में बनता है। इसे जैसे कि ओविलिया आदमी यह स्वतंत्र रूप से तैरने में असमर्थ तैरने वाला होता है। हाइड्रा में पाचन अंतः कोशिकी और बाह्य कोशिकी दोनों प्रकार का होता है। यह प्रोटीन, वसा तथा कुछ सरल कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर सकता है। यह स्टार्च का पाचन नहीं कर पाता। याद रखिएगा, हाइड्रा जो है स्टार्च का पाचन नहीं कर पाता है। हाइड्रा स्टार्च का पाचन नहीं कर पाता क्योंकि इससे पाचन संबंधित एंजाइम इसमें नहीं बनते हैं। प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, याद रखिएगा। जाड़े के अंतिम दिनों में जब तापमान बढ़ने लगता है तब जलाशय सूखने लगते हैं। कह रहा, जब जाड़े के अंतिम दिनों में तापमान बढ़ने लगता है तथा जलाशय सूखने लगते हैं तब जल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता और भोजन की कमी होने लगती है। तब हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है। तब हाइड्रा में क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। शरीर पर नन्ही गांठों के रूप में जनक बन जाते हैं। हाइड्रा में अधिकांश जातियां एक लिंगी होती जैसे हाइड्रा ओब्लेक्टिस, परंतु कुछ द्विलिंगी होती जैसे हाइड्रा विरिडिसिमा होती हैं। ओविलिया की संरचना एक कॉलोनी के रूप में होती है। यह कॉलोनी का विकास सिम्पादी प्रकार का होता है। ओविलिया सिलेंट्रेटा संघ के जंतु हैं। यह मुख्यतः दो रूपों यथा पॉलिप और मेडूसा में पाया जाता है। इसमें मेडूसा मांसाहारी होता है। अंतराली कोशिकाएं टोटिपोटेंट होती हैं, अर्थात इन कोशिकाओं का रूपांतरण किसी भी दूसरी कोशिका में हो सकता है, अतः इन्हें भ्रूणीय आरक्षण कहते हैं। रोपाइलम, याद रखिएगा, रोपेलियम आरेलिया की एक संवेदी संरचना है जिसमें कुछ तीन प्रकार के 5 संवेदी अंग होते हैं जिसका विवरण निम्नलिखित नीचे दिया गया है। आसिली 2 होती हैं, ऑल्फैक्टरी पिट्स 2 होते हैं और टेंटोकुलोसिस्ट जो हैं
ये कितने होते हैं? 1 होते हैं। तो इस प्रकार से आज आपने सिलेंट्रेटा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाप्त किया, जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप इसी तरह के सेगमेंट को देखते रहिए, अपने मित्रों को शेयर करते रहिए, जिससे आपको लाभ आपके एग्जाम में अवश्य होगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।